Hello, my dear student. Welcome to you in this chapter, A Gift of Chappal, and this is the second part of this chapter. And I have told you earlier that I will present in front of you with the second part of this chapter, and I am here. So please start to read out and note down every difficult words. Okay, don't miss any kinds of words that would be very trouble for you. Okay, so let's start and listen carefully about this chapter. मृदु crept up to the window. मृदु झांक करके खिड़की से देखती है. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लल्ली बैठी हुई थी एक छोटी सी, मतलब थोड़ी दूरी पर, और अनमने ढंग से पकड़ी हुई थी अपने वायलिन को और बॉल स्ट्रिंग, और उसको क्या कर रही थी, वायलिन की जो तार है उसको वह संवारने की कोशिश कर रही थी. वायलिन बजाने के क्रम में जो उसकी तार है, जो तंज होती है कसने की, वो कर रही थी. उसकी जो एल्बोज है, केहनी है, वो जटिंग आउट, अनमने ढंग से जिस पोजीशन में, डायरेक्शन में होनी चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं थी. एंड हर आइज ग्लेज विद कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें जो हैं वह चमक रही थी पूरी एकाग्रता से. इन फ्रंट ऑफ हर, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसके सामने म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे, जो ठीक उसके सामने खिड़की के नज़दीक बैठे हुए थे, जिनकी जो शरीर की संरचना है वह बहुत छोटा था, बौने फिगर के थे. एंड he had a mostly bald headed with a fringe of old black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. और म्यूजिक मास्टर की जो सिर के ऊपर वह बाल नहीं था, गंजा थे, और उनके चारों तरफ कान के ऊपर बाल थे, अर्थात उनके कपाल के ऊपर बाल नहीं थे बल्कि पीछे और कान के ऊपर बाल लटके हुए थे. और उनके देखने से एक पुराने ज़माने के बूढ़े व्यक्ति म्यूजिक टीचर दिखलाई पड़ते थे. इट मीन्स दिस इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक टीचर. यह भौतिक संरचना थी उस संगीत शिक्षक के. ए गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और एक सोने का चैन उनके गर्दन में लटके हुए था और चमचमा रहा था उनके गर्दन के चारों ओर. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड इन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टिम ऑफ द वायलिन. और एक हीरे की जो अंगूठी है वह चमक रहा था उनके हाथ पर, जब वह वायलिन की जो धागा है ऊपर नीचे करते थे तब. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. एक बड़ी सी पैर जो उनके सुनहरे रंग के बॉर्डर, धोती का बॉर्डर कोर से निकला हुआ दिखलाई प्रतीत हो रहा था, और वह बार बार अपने मोटे अंगूठे से फर्श पर पीटते थे, और उनका एक बहुत सी पतला मोटा बड़ा सा अंगूठा दिखलाई प्रतीत हो रहा था. He played a few notes, वह कुछ नोट्स अर्थात राग बजाए. Lally stumbled behind him or her violin, which looked quite helpless. लल्ली लड़खड़ाते हुए उनके पीछे अपने वायलिन के साथ बजा रही थी, जो कि थोड़ी सी निसहाय अवस्था में अपने आप को दिख रही थी. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, अपने हाथों में वायलिन पकड़े हुए वह नाखुशी की प्रकट उसके तरफ से दिखलाई प्रतीत हो रही थी. व्हाट अ डिफरेंस, क्या भिन्नता है, अंतर है
इन दोनों म्यूजिक मास्टर और लल्ली के बीच। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। म्यूजिक मास्टर की जो नोट्स है, राग है, मालूम प्रतीत हो रहा था कि उसके बगल से बह जाता है, फ्लोट अप हो जाता है, हट जाता है और वह पूर्ण तरीके से उसके मेलोडी के ट्रैक में, रास्ते में जो अदृश्य मेलोडी है उसमें समाहित हो जाता है। इसको इस तरह से समझेंगे कि जो म्यूजिक टीचर बजाते थे और जब लल्ली उसका अनुकरण करती थी तो म्यूजिक मिस्टर के द्वारा जो गाई गई खूबसूरत राग है वह लल्ली के द्वारा गाई अनमने ढंग से गाई गई राग के बीच में विलुप्त हो जाती थी और कोई उसका मतलब निचोड़ नहीं निकल पाता था, अच्छाई नहीं दिख पाता था। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग एज रवि सेड। यह एक ठीक उसी रेल की पहिए की तरह था जिसको अच्छी तरीके से सेट तो कर दिया जाता है और ये रेल की पहिए का यहाँ पे जो भाव है वह है म्यूजिक मास्टर के मेलोडी गीत से। ठीक, म्यूजिक मास्टर की मेलोडी गीत तो बहुत अच्छी थी लेकिन यहाँ पे रेल की पहिए की तरह थी जो अच्छी तरीके से तो वह सेट किया जाता है, लेकिन पटरी पर चलने के बाद कभी कभार क्या होता है, पटरी से बेपटरी हो जाता है। मृदु stared at that huge Barin's hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. मृदु एक टक से देखा करती थी उस बड़े से बेरिंस अर्थात म्यूजिक मास्टर के हाथ पर जो पहने हुए थे हीरे की अंगूठी, जो बहुत ही सहजता पूर्वक वायलिन के जो वायलिन होता है, वायलिन की जो स्टीम होती है, धागे होती हैं, उस पर बहुत ही सहजतापूर्वक अपनी उंगलियों को फेरा करते थे और एक खूबसूरत संगीत उससे निकलती थी। स्क्वैक देयर वाज लली डिरेलिंग अगेन। यहाँ रवि कहता है, देखो, स्क्वैक करते हुए, बोलते हुए, देखो लली फिर पटरी से बेपटरी हो रही है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह अम्मा, लो दरवाजे पर कोई भिखारी आया है। रवि सेड दैट बेग अबे। अम्मा कहती है, अम्मा मीन्स यहाँ मदर, माँ कहती है कि रवि उस भिखारी को भेज दो कहीं दूसरे दरवाजे पर। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए पीछे के बरामदे से कही। वैसे शी वाज चैटिंग, जहाँ वह बातें कर रहा था तापी से। ये जहाँ से रवि की माँ कही कि उस भिखारी को भेज दो कहीं दूसरे जगह, क्योंकि वह बातें कर रहा था उसके दादी से बरामदे, मतलब घर के पीछे बरामदे पर, वहाँ से यह बात बोली थी कि उस जब रवि ने कहा कि कोई भिखारी आया है दरवाजे पर, तो उसके माँ घर के पीछे जो दरवाजे हैं, बरामदे हैं, वहाँ से बातचीत करने के क्रम में अपनी उसकी दादी माँ से बोली कि उसको कहीं और भेज दो। He has been coming here every day for the past week। उसने कही, रवि की माँ ने कही कि वह प्रत्येक दिन आता रहा है गत पिछले सप्ताह से। एंड इट्स टाइम टू फाइंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और यह समय है उसके लिए कि वह जाए कोई दूसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए। पार्टी एक्सप्लेन टू टापी। पार्टी ने टापी से यह बात वर्णन करते हुए कही। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि का पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़े। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और भिखारी पहले से ही उसके घर के आगे जो बगीचा है वहाँ अपने आप को आराम फरमा रहा था, मानो कि वह उसका एक शांतिवन घर था। He had spread its upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। वह भिखारी बगीचे में, रवि के घर के आगे जो बगीचा है उसमें अपने ऊपरी कपड़ा को अर्थात गमछी को
बिछा के और नीम के वृक्ष के नीचे आराम फरमाने लगा और उसके सूंड पे सो गया। अपरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज, अनमने ढंग से वह थोड़ा सा हल्का सा नींद झपकी लेना चाहता था, जब वह इंतजार किया कि उसे कोई प्रकट हो और भिक्षा दे। Go away, said रवि sternly, बहुत ही उग्र भाव से, गुस्से में रवि ने कहा, हे भिखारी, यहां से दूसरे जगह कहीं चले जाओ। My party says it's time you found another house to beg from. मेरी पार्टी अर्थात दादी माँ ने कही है कि तुम जाओ कोई दूसरे घर का खोज करो जहां से तुम भिक्षा मांग सके। आज तुमको यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलने वाला है। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने खुला अपनी आंखों को और बहुत ही बड़ी आंख करते हुए देखा एक दूसरे पर बच्चों को एक एक करके। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with the feeling, are very kind souls. वह भिखारी ने कहा कि देखो मेरे बच्चों, इस घर की जो औरतें हैं वह बहुत लक्ष्मीनियाँ हैं, बहुत ही सभ्य आत्मे वाले औरतें हैं इस घर में, बहुत ही विनम्र औरतें हैं। वो ऐसा नहीं कह सकती, तुम लोग शायद झूठ बोल रहे हो। I cannot believe that they would turn me away. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. मैंने अपना पूरा तन मन एक साथ अर्पण किया है, देखा है पूरे सप्ताह उनकी उदारता के लिए। मैंने अपनी तन मन से मैं ये कह सकता हूँ कि उनको जो उदारता मैंने देखा इस घर के औरतों को, वो शायद मैंने कहीं नहीं देखा, इसलिए मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे यहाँ से जाने के लिए कहे होंगे। Raised his voice, उसने अपनी आवाज़ को ऊंचे स्वर में बोलते हुए और कहा, अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। अम्मा, ओ अम्मा, said his well might be, but it certainly wasn't feeble. हे माता, रवि ने कहा कि यह भिखारी बहुत झठी भिखारी है, दृढ़ भिखारी है, वह नहीं जाएगा, यह सचमुच में कोई दुर्लभ भिखारी नहीं था। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. यह एक गहरे, प्रबल और खूब शक्तिशाली रंबल अर्थात वह कुछ ग्रहण करके आया है अपने खाली पेट में, सूखे पेट में, और वह अपने मुंह से बूमिंग आउट अर्थात वह उसको निकालने के लिए आया है दस्त करते हुए विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जिसके पास कुछ ही बचे हुए दांत हैं जो पीले पड़ गए हैं चबाने के क्रम में चुकंदर को। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। ये सारी बात जब उसने रवि ने कहा अपनी माँ से कि हे मातेश्री, यह भिखारी बहुत ढीठ भिखारी है और ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि वह यहाँ से जाने वाला नहीं है, शायद बहुत ढेर सारा खा करके आया है, बहुत ठोस भोजन करके आया है, जिससे यह यहाँ वोमिटिंग करेगा यहाँ, और वह अपने दांत में कुछ ही बचे हुए, अपने मुंह में बचे हुए दांतों को दिखला रहा है, जो दांत पीले पड़े हुए हैं, जो वह शायद बिटल अर्थात चुकंदर चबाने के क्रम में और मुंह साफ नहीं किए हैं, इस वजह से वह दिखा रहा है और थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हो रहा है इस बगीचे से जाने का। तब रवि की माँ कहती है कि उसे बोल दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है उसके लिए। रुक्कुमणि ने कही। Was the mother of Ravi? The name of Ravi's mother was रुक्कुमणि। रवि की माँ का नाम क्या था? रुक्कुमणि था।
and he is not to come again. और उससे बोल दो कि वह फिर दोबारा नहीं आए यहाँ. Tell him that. She sounded fed up. और वह इस तरह की बातें नाखुशी भरी एवं थकान भरी शब्दों से कही. कौन? रवि की माँ रुक्मणी ने. What his mother said had been easy for them all to hear. जो उसकी माँ ने कही थी, ये सारी बातें उन बच्चों को सुनने में काफ़ी आसानी से सुनाई प्रतीत हो रहा था. There under the neem tree, उस नीम वृक्ष के नीचे. The beggar sat up and sighed. इस प्रकार बेगर क्या हुआ कि वह उठ खड़ा हो गया और एक गहरी सांस लिया. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot that the tar has melted on the road. मैं चला जाऊंगा, ऐसा वह भिखारी कहने लगा उठ खड़ा होकर के और गहरा सांस लेते हुए. सिर्फ मुझे यहाँ थोड़ा सा आराम करने दो इस वृक्ष के नीचे, क्योंकि सूर्य जो है काफ़ी गर्म है और रोड पर, सड़क पर जो तार है अर्थात अलकतरा है वह पिघला हुआ है. My feet are already blistered. मेरी जो पैर है पहले ही इस तार के कारण पूरी तरह से उबल चुका है. He stretched out of his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने फैलाया अपने पैर को और दिखलाया उस बड़े से गुलाबी एवं उबले हुए घाव के निशानों को उसके नंगे पैर के तालुओं में. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to Meena Ravi. मैं मानता हूँ कि शायद इस भिखारी के पास कोई पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए चप्पल, इसलिए तो उसके पैर के जो तलवे हैं उसमें छाले पड़ गए हैं. मृदु ने यह बात मीना और रवि से कही. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे पास कहीं पुराने चप्पल एक जोड़े हैं? I don't know, said रवि. रवि ने कहा मैं तो नहीं जानता. Mine are too small to fit his feet, or I'd have given them to him. मेरी तो चप्पल हैं वो काफ़ी छोटे हैं और वे छोटे होने के कारण इनके पैर में फिट नहीं आएंगे, या अन्यथा मैं इन्हें दे देता. And his feet were larger than Mridhu's and Meena's also. और उस भिखारी की जो पैर है मीना और मृदु के पैर से भी बड़े थे. The beggar was shaking out of his upper cloth and tightening his dhoti. बेगर ने क्या किया कि उठा और नीचे किया, अपने फैलाया अपने ऊपरी अर्थात गमछे को और अपनी धोती को कस के बांध लिया. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. वह अपनी आंखों को उठाया और देखा बहुत ही भयपूर्वक उस सड़क पर ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट, देखते हुए चमचमाते हुए उस दोपहर की गर्मी की जो लू है उसको. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. उसे आवश्यकता है कुछ पैर में पहनने का, अर्थात उसे आवश्यकता है चप्पलों की. मीना ने कही अपनी बड़ी आंखों को भरते हुए. बिग आइज फीलिंग अर्थात उसकी आंखों में उसकी जो दुर्दशा है भिखारी को देख करके मीना की आंखों में आंसू आ गए और वह कही कि यह उचित नहीं है कि इस भिखारी को नंगे पांव उस चिलचिलाती धूप में, तपती हुई धूप में और लहराती हुई लू में सड़क पे जाने दें. सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट. मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में. Blubbering, it's not fair isn't going to help. देखो इस तरीके से हम कहेंगे कि यह उचित नहीं है तो वह उसे सहायता करने की बात नहीं होगी, या बात कहने से उसकी सहायता नहीं हो जाएगी. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. और यदि वह चलना प्रारंभ कर दे इस सड़क पे तो सिर्फ 2 मिनट में ही इस भिखारी के पैर जो है फ्राई हो जाएंगे, जैसे कोई भी सामान किचन में हम लोग कढ़ाई में फ्राई करते हैं उस तरह का पैर हो जाएगा 2 मिनट में उस सड़क पर. What he needs is a pair of चप्पल. और इसकी क्या आवश्यकता है इसके बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं.
बच्चों जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने कहा, और वे बच्चे कौन कौन थे? मृदु, मीना और रवि। उन्होंने आपस में बात किया कि उसकी जो आवश्यकता है वह है एक जोड़े चप्पलों की। सो वेयर डू वी गेट देम? फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोग कहाँ से इसको पा सकते हैं, कहाँ से हम लोग ये चप्पल पाएंगे? कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। चलो हम लोग चलते हैं घर में और खोज करते हैं चप्पलों को। ही पुश्ड मृदु, उन्होंने, रवि ने मृदु और मीना को घर में जबरदस्ती प्रवेश करा दिया। जैसा शी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, मृदु's eye fell on the wood looking चप्पल्स, she said, notice when she arrived। जैसे ही वह प्रवेश की बरामदा में, मृदु की आंख पड़ी एक ओड लुकिंग, अजीब तरीके से देखना जो प्रतीत हो रहा था, देखने में लग रहा था चप्पल पर। और वह यह बात कही जब वह वहाँ पहुँची उसके पास, रवि के पास। शी whispered to him, वह बोली रवि से, which are those, वे चप्पल किसके हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers। रवि मुड़ के और देखा उस सैबी, अजीब से दिखने वाले चप्पल के ऊपर, लेकिन बहुत पुराने चप्पल थे, महंगे थे लेकिन पुराने चप्पल थे। He beamed and nodded, उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम, और सहमति में सर हिलाया कि इससे जो है हम लोग उस भिखारी के लिए परफेक्ट होगा यह चप्पल को लेना। These are just the right size, क्योंकि ये ठीक साइज होगा उस भिखारी का, उसने कहा, उसे उठाते हुए दोनों चप्पलों को मृदु और मीना ने कहा। तो अब हम तीसरे पार्ट में चलेंगे इसके बाद। ओके, थैंक्स।